Okay, now with the IPC. आईपीसी के बारे में हम जितना जानते हैं अभी तक, वो ये जानते हैं कि ये एक स्टैट्यूट है जो कि हमको, अगर हम कोई गुनाह करेंगे या हम कोई क्राइम करेंगे तो हमें सजा देगा। इस तरह से हम आईपीसी को अभी तक जानते हैं। सबसे आईपीसी जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम प्रीएम्बल को देखें तो प्रीएम्बल क्या कहता है, मैं रीड आउट करता हूँ प्रीएम्बल आपके लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसका मतलब ये है कि हम इंडिया से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे रहे हैं आपकी तरफ से। ये तो हमने इंडिया से कहा। अब इंडिया एज ए स्टेट हमसे क्या कहेगा कि ठीक है भाई, आप हमारे को आप मेरी सोवरेंटी को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आई विल आल्सो गिव यू समथिंग इन रिटर्न। तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक प्रोटेक्शन दूंगा, आपके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करूंगा और आपको मैं अगर आप वही चीज करोगे तो आपको भी मैं सजा दूंगा। आईपीसी में एक प्रीएम्बल है, आईपीसी में भी एक प्रीएम्बल है, उसको भी जरा देखते हैं। आईपीसी का प्रीएम्बल क्या कहता है? Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. Title and extent of operation of the code. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. And then second section of the IPC says, punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to be punished under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। मतलब अगर इंडिया में ये सब ऑफेंसेस करोगे तो इंडिया एज ए स्टेट विल पनिश यू। और इसके आगे के प्रीएम्बल, इसके आगे के थर्ड एंड फोर्थ सेक्शंस आर इवन मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या कहते हैं? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसका मतलब क्या हुआ छोटी सी एक सेंटेंस में कि भाई अगर तुम कोई ऑफेंस इंडिया से बाहर करोगे तो भी मैं तुम्हें सजा दूंगा उतनी ही जितनी की तब मिलती जब तुमने यही ऑफेंस इंडिया में किया होता। इसका मतलब इंडिया से बाहर जाकर भी सजा से छुटकारा नहीं है। एंड द आईपीसी विल कवर यू आउटसाइड इंडिया आल्सो। सिमिलरली फॉर फोर्थ सेक्शन सेज एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इसका मतलब the provisions of this code apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India. Second, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. This is very interesting. ये कहता है कि इंडिया से बाहर तो तुम्हें सजा दूंगा ही, लेकिन अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट में भी अगर करोगे ऑफेंस और वो अगर रजिस्टर्ड हुआ इंडिया में तो भी तुम्हें उतनी ही सजा मिलेगी। मतलब तुम हवा में या पानी में छिप जाओ तो भी नहीं बचोगे। और उसके बाद क्या कहता है?
any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. मतलब ये कहता है कि अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है और आपने कोई साइबर क्राइम कर दिया, ये बाद में ऐड हुआ है सेक्शन, तो तुम्हें उतनी ही सजा मिलेगी जितने की तुम अगर इंडिया में होते तो मिलती। एंड आईपीसी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीसी एक लाइव लॉ है। ये इसमें टाइम पर करेक्शंस होते रहते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ द क्राइम्स इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जब जो क्राइम नया होता है या जिस क्राइम में हमें लगता है कि हमें सजा बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, या कोई क्राइम इस तरह के होते हैं जो कि बहुत बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारे को कुछ स्पेशल सेक्शंस इसमें ऐड करने पड़ते हैं। तो इसमें अभी तक अमेंडमेंट्स हो ही रहे हैं और होते ही रहेंगे। तो इन दैट सेंस इट इज ये एक तरह का ब्रीदिंग लॉ है जो कि रिस्पॉन्ड करता है सोशल चेंजेस को। हमारा सोशल सोसाइटी किस तरफ जा रही है वो आईपीसी से पता चलता है। अब इतनी तो इंट्रोडक्शन हमने आईपीसी की दी है, हम एक बार ये देखते हैं कि आईपीसी किस तरह का लॉ है, व्हाट इज दी, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और फिर इसके हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आईपीसी को कैसे याद किया जा सकता है, कैसे इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी को हम लॉ कहें तो भी पूरी तरह से डेफिनेशन ठीक नहीं होगी, और इसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट कहें तो एक डेफिनेशन फिर भी कुछ हद तक इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस के एक स्टेट और उसके नेशनल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज ए प्रॉमिस बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट्स ऑफ द कॉमन मैन। दिस इज व्हाट इज आईपीसी। टॉकिंग ऑफ, अब आईपीसी की जरा आईपीसी को देखते हैं क्या है। आईपीसी एक लॉ है जिसके दो पार्ट्स हैं, जैसे कि हर एक लॉ में हमने देखा है होते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखे होंगे लॉ, और हर एक लॉ में कुछ दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ए जनरल पार्ट दैट इज एप्लीकेबल टू द होल स्टैट्यूट इन जनरल, एंड सेकंड इज ए स्पेसिफिक पार्ट दैट इज एप्लीकेबल टू सर्टेन areas that the statute wishes to address। तो आईपीसी में हमारे दो एरिया हैं, एक तो जनरल है और एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वो है जो आईपीसी के थ्रू हम एड्रेस करना चाहते हैं, यानी कुछ क्राइम्स हैं। इसमें एक बात और बता देता हूँ कि इसमें सारे क्राइम्स कवर नहीं होते। वो कौन से क्राइम है जो इसमें कवर नहीं होते, जरा वो एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं। ये सेक्शन 5 हमारा बताता है, ये क्या बताता है? Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or army men, airmen in the service of the government of India, or the provisions of any special or local law. मतलब म्यूटिनी मतलब देशद्रोह। इसका मतलब ये है कि स्टेट ये कहता है कि भाई जो मेरे एयरमैन, आर्मी मैन और जो मेरी रक्षक सेना है, अगर वो मेरे खिलाफ जाएगी तो मैं उसको खुद सजा दूंगा, तुम रहने दो, ये मेरा काम है। तो वो क्राइम्स आईपीसी में कवर नहीं होते जिसमें कि आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और आर्म फोर्सेस के अपने लॉ होते हैं। इसलिए आईपीसी क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कवर्ड। अच्छा, आर्म फोर्सेस के लॉ इवन ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं। दे आर नॉट द सेम एज दीज लॉज। ओके,
तो हमारे आईपीसी में जनरल प्रोविजंस 1 to 5A तक हैं और 5A के बियॉन्ड फिर 6 to 22 स्पेशल ऑफेंसेस है। हमने 5 तक तो वैसे चर्चा कर ही लिया है और हम 6 जनरल एक्सेप्शंस जो है आज उसको कवर करेंगे और हम स्टेट तक कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक बार ये स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है इसकी आईपीसी की। लेट अस सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीजें समझनी बहुत आसान हो जाएंगी। आधी अंडरस्टैंडिंग तो अभी ही बन जाएगी। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीसी। दिस इज जनरल एक्सेप्शंस, ओके, प्राइवेट डिफेंस, राइट। वी मूव टू, अब हम चलते हैं कि आईपीसी हमारे कौन कौन से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट यानी जो पब्लिक रॉन्ग्स के अगेंस्ट में होते हैं, वो इंटरेस्ट ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट हैं कौन कौन से। लेट अस गो इनटू द रिकॉग्निशन ऑफ दीज इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह के हो सकते हैं? बॉडी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, रेपुटेशन, रिलेशनशिप्स, इस तरह के। और इसी तरह जो सोशल इंटरेस्ट है वो फ्रीडम और सोसाइटी। हम एक इसको कैसे समझा जाए? हम इसको याद नहीं करेंगे, हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। दरअसल आईपीसी को जैसे पढ़ाया जाता है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल स्टैट्यूट होगा, इसको पता नहीं इसकी स्ट्रक्चरिंग ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, पूरा कंफ्यूजिंग लगता है। पर इसमें बात ऐसी है कि इसके पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। आजकल जो कॉलेजेस में जो पढ़ाने का तरीका है वो उतना अच्छा है नहीं। अदरवाइज इट इज ए वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत इजी है समझना। इसको बहुत ही आसान स्टैट्यूट है और बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका जो हम एक आउटलाइन खींचते हैं। सबसे पहले लेट अस हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इसको समझने के लिए। हम चलते हैं स्टेट से। अगर हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है हम एक स्टेट में पैदा हुए हैं, तो एक स्टेट का हमने जब हम जैसे ही हम पैदा हुए हैं तो हमने एक स्टेट का सब्जुगेशन एक्सेप्ट किया। सब्जुगेशन इन द सेंस कि हम एक स्टेट के लीडरशिप के नीचे आ गए। अब स्टेट हमारे को क्या देगा? स्टेट हमारे को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके। तो स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी अपनी बाउंड्री और उसका अपना इंटरेस्ट। सबसे पहले स्टेट ये कहता है कि भाई आप मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, आप मेरी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो। और उसके बाद स्टेट ये कहता है जो लोग मेरी बाउंड्रीज पे खड़े हैं, जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करो। दैट इज द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको हाथ मत लगाइए। फिर उसके बाद स्टेट ये कहता है कि भाई अब आप पब्लिक पीस मेंटेन करिए। एंड पब्लिक पीस जब मेंटेन करेंगे तो जो मेरे ऑफिसर्स होंगे उनको आप टच मत करना। उनको अगर आपने छेड़ा तो, या उनके ड्यूटी में आपने अगर कहीं भी आपने इंटरफेयर करने की कोशिश की, देन इट विल बी द स्टेट हु विल पनिश अस। इतनी बात समझ में आ गई? इसको रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अगर आप मेरे लेक्चर 2 बार सुनोगे तो आपको वैसे ही सारा समझ में आ जाएगा।
उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो आप कहाँ जाएंगे जस्टिस के लिए? तो आप कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ सुनवाई होती है। जस्टिस के लिए आपको एविडेंस कलेक्शन होता है, उसके बाद फिर आपस में वकीलों की बहस होती है। तो अगर आप उस प्रोसेस के बीच में अगर कहीं आप ऐसा कुछ करेंगे कि वो इम्पीड हो जाएगी जस्टिस, आप उसको कहीं जस्टिस तक पहुंचने नहीं देंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि प्रोसेस ही खराब हो जाए, तो देन अगेन यू विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। और फिर उसके बाद स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वो आपके लिए, आपके यूज के लिए देता है। कॉइन्स, स्टैम्प्स, वेट्स, मेजर्स, इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो वो जारी करता है। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ काम किया तो आपको सजा मिलेगी। और उसके बाद फिर लास्ट में पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी में अगर आपने, या डिसेंसी, उसमें अगर आपने कुछ इंटरफियर किया तो देन अगेन यू विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल चैप्टर्स, दैट इज द स्टेट। ये स्टेट से रिलेटेड सब कुछ था हमारा आईपीसी में। उसके बाद नेक्स्ट कम्स फर्दर। अगर हम आगे चलते हैं, आईपीसी की एक जब रूपरेखा हम खींच ही रहे हैं तो हम पूरी खींच देते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उसके बाद फिर स्टेट के चैप्टर्स को हम एक एक करके लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। फिर भी अगर रिपीट करना है तो आप बता देना। नाउ कम टू पीपल। पीपल, यहाँ पर हमारे देश में लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फैमिली से भी ऊपर हमारा रिलीजन होता है। देयरफॉर वी, हम रिलीजन को सबसे ऊपर रखते हैं। और इसके लिए हमने, रिलीजन के बाद फिर आ जाती है हमारी अपनी बॉडी, यानी हमारी अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी। उसके बाद फिर आ जाती है प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है जनरल जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक बार बॉडी का, बॉडी की रक्षा हुई तो देन वी कम टू प्रॉपर्टी, एंड देन प्रॉपर्टी के बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमारा सर्विस भी उसके बाद उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब हम पढ़ लिख गए, सर्विस लग गई, तो सर्विस के बाद फिर हम मैरिज करते हैं। मैरिज के बाद देन आ जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स एंड दी रेपुटेशन इन दी सोसाइटी, जो मैरिज के बाद ही बनती है। मैरिज से पहले हमारी रेपुटेशन नहीं बनती, मैरिज के बाद बनती है। तो रेपुटेशन को अगर खतरा हुआ तो डेफेमेशन में आएगा, और डेफेमेशन के बाद फिर लास्ट में क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड इंसल्ट एनॉयंस, दैट इज दी एडवांस फॉर्म ऑफ डेफेमेशन। यहाँ तक हमारा एक आईपीसी का स्ट्रक्चर हुआ। और आईपीसी का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने देख ही लिया होगा। और अगर आप कहोगे तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और नहीं तो फिर हम प्रोसीड करते हैं। ये स्लाइड से आपको हेल्प मिल जाएंगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम चलें जरा कि आईपीसी शुरू जो होता है, दैट इज फ्रॉम द जनरल प्रोविजन, वहां से शुरू करते हैं। इसको समझते हैं अब कैसे, इसको हम देखेंगे। जनरल प्रोविजन हमारे हैं सेक्शन 76 टू सेक्शन 95। जनरल एक्सेप्शंस, सबसे पहले जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस मतलब वो सेक्शंस हैं आईपीसी के जो कि पनिशेबल नहीं है। यानी कि अगर हम, मान लीजिए हम किसी गलत फहमी में हों और हम ऐसा कुछ काम करें जो कि अदरवाइज पनिशेबल होना चाहिए, तो वहां पर हम पनिशेबल नहीं होते हैं। वहां पर हमको माफी मिल सकती है और हमें इस चीज का फायदा मिल सकता है कि हमें इस चीज की जानकारी ही नहीं थी। वो क्या क्या चीजें हैं जरा देख लेते हैं, जो कि अदरवाइज हम करते तो हमें सजा मिलती,
लेकिन अब नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, वो बात अलग है कि वो एविडेंस में आती हैं, बट हम ये देखते हैं कि आईपीसी में ये चीज़ें क्या-क्या हैं जो डिफाइन की हुई है। सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 कहता है। सेक्शन 76 क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज़ में आपको गलतफहमी है और आप कुछ ऐसा ऑफेंस कर देते हो जो कि आपको अदरवाइज नहीं करना चाहिए था, आपने गलतफहमी में किया, तो फिर आपको सजा नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि कि कोई अगर कोई किसी का, मान लीजिए कोई कोर्ट है, कोर्ट ने किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो अरेस्ट वो किसी और, उसके बदले किसी और को कर लाया, तो उसने फिर ऑफेंस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने गलती से उसको वो समझ लिया जो वो था ही नहीं और वो किसी और को अरेस्ट करके ले आया, तो वो ऑफेंस में काउंट नहीं होता है। दैट इज सेक्शन 76। सेक्शन 77, 78 एंड 79 ये सेक्शंस क्लब किए जा सकते हैं। हालांकि हमने सेक्शन 79 ऊपर लिखा है, बट सेक्शन 79 इज ए मिक्सचर ऑफ द टू, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब ये है कि कोई मान लीजिए जज है, ये जज के बारे में ही है, ये दो सेक्शंस 77, 78, इनफैक्ट 78 पर्सन के बारे में और 77 जज के बारे में है। ये कहता है कि अगर कोई जज है वो ये समझता है कि उसने कोई ऑर्डर दे दिया और दैट इज वो लॉफुल नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है, लॉ में वो कंफर्म नहीं किया जा सकता, तो देन ही कैन बी एक्सक्यूज्ड। बिकॉज अगर हमें, आपको पता होगा कि यहाँ पर मेंस रिया और एक्टर्स रिया दो होते हैं, तो उसमें मेंस रिया जो है इट इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ही वाज उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो अगर वो ये सोचता है कि वो लॉफुल डिसीजन दे रहा है जबकि वो डिसीजन अनलॉफुल है, तो भी उसको माफ किया जा सकता है एज लॉन्ग एज हिज इंटेंशन इज फाइन। सेकंड इज सेक्शन 78। सेक्शन 78 सिमिलरली पर्सन के लिए है। अगर कोई पर्सन ये सोचता है कि वो लॉफुल काम कर रहा है जबकि वो अनलॉफुल काम कर बैठा, तो भी उसको माफ किया जा सकता है। या फिर अगर कोई ये सोचता है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये जजमेंट के अधीन है, कोई जजमेंट इस तरह का आया है और वो उस जजमेंट के अंडर अपने आप को समझते हुए कोई गलत काम कर गया है, लेकिन वो इनफैक्ट वो मिस्टेकन था, उसकी गलती नहीं थी और उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तो देन ही कैन बी एक्सक्यूज्ड, ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। एंड 79 इज ए मिक्सचर ऑफ टू, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। कमिंग टू, अब हम 80 और 80 से 86 के ऊपर आते हैं। ये सेक्शंस हैं जिसमें आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है लेकिन आपने काम कर दिया। ये तीनों सेक्शंस हमारे ऊपर के मेंस रिया के ऊपर ही है, यानी मेंस रिया नहीं है इनमें, तो दैट इज व्हाई द पनिशमेंट कैन नॉट बी देयर विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 80 से 85 तक ये सिर्फ डिग्री बढ़ती जा रही है। 80 में है एक्सीडेंट, 81 में है टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि अगर कोई उससे गलती हो गई या एक्सीडेंट से हो गया, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, गलती से हो गया एक्सीडेंट। या फिर 81 ये कहता है कि आपने कोई बड़ा हार्म प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म किया। मान लो आपने किसी
बंदे को धक्का दे दिया, जबकि वो एक गाड़ी के नीचे आने वाला था, धक्का देने से वो गिर गया, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपने उसकी जान बचाई। दिस इज 81. 82 is for children under 7 years of age. Same thing. 83 is for children under 7 to 12 years of age. Then 84 is for persons of unsound mind. ये तीनों एक जैसे हैं। 85 भी वैसे ही है कि वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट किया और वो नहीं चाहता इंटॉक्सिकेट होना, उसकी अगेंस्ट हिज विल किया है और वो कोई भी ऑफेंस करता है, तो उसने इसका मतलब कोई ऑफेंस नहीं किया। या इसी तरह से अगर इंटॉक्सिकेशन का ही 87 भी है, 86 भी है, कि अगर आपने किसी की नॉलेज की बिना उसको इंटॉक्सिकेट किया है, यानी उसकी शराब, उसके कोल्ड ड्रिंक में गलती से शराब मिला दी और उसने कुछ ऐसी गलती कर दी, कार ड्राइव कर दी, कार ड्राइविंग में वो पकड़ा गया, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने पी हुई है, तो ही इज नॉट पनिशेबल अंडर एनी ऑफेंस। 87 और 89, 87 से 89 विद कॉन्सेंट। हमने अभी तक विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया है। 87 से 89 कॉन्सेंट के साथ अगर हुआ है लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हमने 87 से दैट अगर हमने बेनिफिट, 87 इज अबाउट बेनिफिट, अगर हमने किसी के फायदे के लिए ऐसा कुछ किया है जिससे उसको हर्ट हुआ है लेकिन ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, और उससे हमें पता है कि उसकी डेथ भी नहीं होगी, लेकिन उसका फायदा है उसमें, तो वी आर नॉट पनिशेबल, वो पनिशेबल नहीं है। या फिर अगर हमने किसी बच्चे के फायदे के लिए किया है लेकिन उसके गार्जियन की कॉन्सेंट से किया है और हमें पता है कि वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज नहीं करेगा, तो देन इट इज आल्सो नॉट पनिशेबल। और 89 में कॉन्सेंट को डिफाइन किया गया है, वो हम छोड़ देते हैं। 92 से 94 गुड फेथ, इन गुड फेथ। इसका मतलब क्या कि अगर ऐसा कोई काम किया गया है जो किसी के बेनिफिट के लिए है लेकिन उसका कॉन्सेंट उसमें नहीं लिया गया, ये विदाउट कॉन्सेंट की अब बात हो रही है। विद कॉन्सेंट तो हमने 90 तक देखा है, उसके बाद अब विदाउट कॉन्सेंट लेकिन इन गुड फेथ। तो ये कहता है कि अगर कोई, हमने किसी को हार्म पहुंचाया है लेकिन वो उसकी, अगर वो उसकी कॉन्सेंट थी या नहीं थी लेकिन उसके बेनिफिट के लिए था और गुड फेथ में था, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लो किसी को हमने जानबूझ के हमने किसी को देखा कि कोई एक शेर किसी को उठा के ले जा रहा है, तो अब हमने शेर की तरफ फायर किया, लेकिन वो फायर शेर को ना लग के उसी को लग गई जिसको शेर उठा के ले जा रहा था, तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि हमने वो गुड फेथ में किया, हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, हम उसको बचाना चाहते थे, लेकिन गोली शेर को ना लग के उसी को लग गई जो बेचारा शेर के दांतों में दबा हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा ऑफेंस, इसमें हमें ये लाभ मिल जाएगा इस चीज का कि हमें जनरल एक्सेप्शंस का लाभ मिल जाएगा यहाँ पे। 93 इज अबाउट कम्युनिकेशंस मेड इन गुड फेथ। क्या उसमें कोई भी हमारा हार्म पहुंचाने का इरादा अगर नहीं है और हमने किसी को, मान लो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा कि भाई तुम मरने वाले हो, लेकिन वो सच बोल रहे हैं, उसकी कोई गलती थोड़ी है, उसको जानकारी तो देनी पड़ेगी, लेकिन पेशेंट डर के मारे ही मर गया, अगले ही दिन उसकी मौत हो गई, तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं होगी,
क्योंकि उसने उसके बेनिफिट के लिए बताया था उसको, ताकि वो अपना एग्जाम कर सके या अगर उसको कोई बच्चे के काम है तो वो कर सके। तो दैट आल्सो कम्स अंडर जनरल एक्सेप्शंस। देन 94 तक ये खत्म हो जाता है जनरल एक्सेप्शन। 94 एक्चुअली 96 तक है। 94 क्या कहता है कि अगर किसी ने कोई काम किया हो जो थ्रेट के अंडर किया हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट मर्डर, इसमें मर्डर कवर नहीं होता है, लेकिन अगर हमने कोई काम ऐसा किया है जिसके लिए हमें धमकी दी जा रही थी और हमने कोई जुर्म कर दिया उसके अंदर, तो हम जनरल एक्सेप्शंस के अंडर हमें वो आ जाता है और हम उसको फिर इट इज नॉट पनिशेबल। एंड देन 95 इज अबाउट स्लाइट हार्म, कि अगर हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं या किसी को ऐसे हर्ट कर देते हैं तो इट इज नॉट पनिशेबल, बिकॉज इट इज नॉट इंटेंडेड टू cause a grievous hurt. As long as it is not intended to cause a grievous hurt, then it can be pardoned. It comes under general exceptions. 96 is about private defense. अगर कोई हम अपनी आत्मरक्षा में कोई काम करते हैं तो it comes under general exceptions as long as that act is not likely to cause death of the other person. और 97, अच्छा ये तो प्राइवेट डिफेंस आ गया। प्राइवेट डिफेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा अभी इसमें हम इतना ही करेंगे इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइवेट डिफेंस और स्टेट और कुछ और चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड विल कीप ऑन गिविंग यू more content and more useful chapters to we will cover in the future. उससे आपको इन चैप्टर्स को इजीली याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।